सो आज का टॉपिक है रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ जो वुमेन, जो फेमस वुमेन थे उन्होंने क्या किया था। एंड मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स भी कर लेंगे आज, क्योंकि वहाबी मूवमेंट, अहमदिया मूवमेंट, बहुत सारे मूवमेंट, 4 से 5 मूवमेंट हुए थे, तो वो कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ रिफॉर्म मूवमेंट्स ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी। तो सती का नाम आता है पहले, इनिशियल टाइम पे सती हुआ था। सती को एबोलिश किया गया था राजा राममोहन रॉय। लास्ट क्लास में हम राजा राममोहन रॉय के बारे में कर चुके हैं। इट वॉज कंसिडर्ड वॉलंटरी। रिमेंबर, सती सिस्टम जो चल रहा था, सती सिस्टम वॉलंटरी था, जबरदस्ती किसी के ऊपर नहीं था। इट वॉज नॉट कि फोर्सिबली आपको करना पड़ेगा, इट वॉज वॉलंटरी। लेकिन बहुत सारे करते थे बिकॉज इट वॉज कंसिडर्ड अ प्रैक्टिस विच वॉज देयर फ्रॉम द एंशियंट टाइम्स। ओके, इट वॉज देयर फ्रॉम द गुप्ता टाइम। ओके, गुप्ता टाइम ईरान इंस्क्रिप्शन से आया है। द फर्स्ट एविडेंस, वैसे था तो इससे पहले भी था, बट जो एविडेंस है जो इंस्क्रिप्शन से आया है, इंस्क्रिप्शन एविडेंस अगर पूछा जाएगा तो इट इज गुप्ता टाइम। ओके, तो राजा राममोहन ने अपोज्ड इट फर्स्ट। नाउ सी, राजा राममोहन ने अपोज किया, ब्रिटिश ने उसको बैन किया। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट बैन किसने किया था, नॉट इन पैन इंडिया लेवल, लेकिन अगर पूछा जाए कि फर्स्ट बैन किसने किया था, देन इट विल बी पोर्टुगीज। पोर्टुगीज ने भी उसको बैन किया था। 100% नहीं हो पाया, बट किया था। ओके, फिर ब्रिटिश ने उसको लिमिटेड बैन किया 1719 में जब वेलेस्ली थे गवर्नर जनरल। फिर फाइनली जो रेगुलेशन, जो बंगाल का सती रेगुलेशन है, वो लॉर्ड बेंटिक ने किया 1829। इट्स नॉट 1929, इट्स 1829। ओके, कुछ कंटेम्प्रेरी फैक्ट्स देख लेते हैं रिलेटेड टू इट। रूप कन्वर, ठीक है, राजस्थान में है। इन्होंने, देखो ये पूरा मॉडर्न टाइम, मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस फैक्ट है। इन्होंने सती किया था, इमोलेटेड सती, लाइक सती को ग्लोरीफाई किया था। सो शी इज सेड टू बी द सती माता। नाउ इन्हीं, बिकॉज ऑफ दिस, फाइनली 1987 में एक सती प्रिवेंशन एक्ट हुआ हमारा, जो कि आज में भी है। सो रिमेंबर द नेम, राजस्थान। ओके, आ सकता है नाम, मालाबरी बेहरम जी का नाम आता है, फिर बहुत सारे नाम से, जो कंसेंट बिल से लेकर बहुत सारे नाम आता है। सो नेम्स और किसके साथ रिलेशन है, वी हैव टू रिमेंबर। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है खास करके प्रीलिम्स में। फिर विडो रिमैरेज एक्ट 1956, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑलरेडी वी हैव डन इन लास्ट लेक्चर। फिर चैंपियन द वुमेन्स राइट्स, गर्ल्स एजुकेशन, ये सब में उन्होंने काम किया था। wanted to transform Hindu Orthodox society from within, but sometimes offered orthodox views for legalization of widow remarriage. वो तो चाहते थे हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को चेंज करने के लिए, ट्रांसफॉर्म करने के लिए, लेकिन कभी कभार, लाइक sometimes he was also telling some orthodox views. Legalize remarriage of Hindu widows, but they have to disinherit property of their deceased husband. This was the orthodox view. This was the orthodox view जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लीगल करो रीमैरेज ऑफ हिंदू विडोज को, बट प्रॉपर्टी डिसनेट करना पड़ेगा। जो आपके जो हस्बैंड थे, जो डिसीज हस्बैंड है, जो कि पहले से डेथ हो गया है जिनका, so बिकॉज ऑफ दिस थिंग इट हैड लेस इम्पैक्ट। तो जो विडो रीमैरेज एक्ट हुआ 1856 का, इम्पैक्ट उस तरीके से नहीं हुआ। सती का जितना जैसा इम्पैक्ट था वैसा विडो रीमैरेज का हुआ नहीं, बिकॉज ऑफ दिस। ऑब्वियसली इफ यू डिसनेट प्रॉपर्टी कर लोगे तो ऑब्वियसली कोई करेगा नहीं। ओके, सो ये भी एक फैक्ट है। फिर फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 में हुआ था। इनिशियली अवध में हुआ, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में हुआ, फिर पंजाब में हुआ। लेटर ये काफी अच्छे अलग अलग जगह पे एक्सटेंड हुआ था। अब कंटेम्पररी, अगर फीमेल इन्फेंटिसाइड के साथ अगर कंटेम्पररी हम कुछ लॉज या फिर कुछ करंट अफेयर देखेंगे, तो सेक्शन याद रखना, आईपीसी का सेक्शन 315, 316, पीसीपीएनडीटी 1994, अभी इसका अमेंडमेंट भी हुआ है। करंट अफेयर्स में आप चेक कर सकते हो। जो प्रिवेंशन ऑफ जो प्री कंसीव्ड, जो पहले से बर्थ होने से पहले हम देखते थे कि बच्चा लड़का है या लड़की, अभी वो बैन है। इसका भी एक रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2 साल पहले। वैसे जरूरी नहीं है, बट यू कैन गो थ्रू। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हम सबको पता है। एक चाइल्ड क्रेडल स्कीम भी है। सो दीज आर रिलेटेड टू दिस फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट। फिर एज ऑफ कंसेंट बिल 1891,
नाउ एज ऑफ कंसेंट बिल क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर 2-3 साल में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आएगा। एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 में हुआ था, जिन्होंने ब्रिटिश ने बोला कि हम अभी मैरिज, गर्ल्स का जो मैरिज है वो इंक्रीज इट टू 10 years to 12 years। सो इट वाज सी, अभी अब आप देखोगे सो इट मे लुक वेरी प्रोग्रेसिव इन नेचर, बट एट दैट टाइम पब्लिक ने इनका साथ नहीं दिया था, लोगों ने इसको मतलब साथ नहीं था, बिकॉज इट वाज सोचा गया था कि लाइक इट वाज थॉट कि इट वाज अ वेरी इंटरफेरेंस, कि ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं हमारे कस्टम्स के साथ। एजिटेटेड बाय बेहराम जी मालाबारी, Behram Ji Malabari took the case of Rukma Bai. Okay, Rukma Bai. Bill opposed by many Hindus and also Muslims. Bill was opposed by many Hindus. Even Tilak तो पूरा strictly against है. We have covered जब बाल गंगाधर तिलक हम contemporary हम current affairs, sorry current affair बोल रहा हूँ, जब हम contributors chapter में किए थे तो बाल गंगाधर was totally against it. Even also some Muslims were against it. Remember, बाल गंगाधर उनके खिलाफ थे. Most of the people know it. Even some Muslims were also against this. Okay. रुकमा बाई का केस लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, रुकमा बाई का केस। बेहराम जी मालाबारी का नाम भी याद रखना, पढ़ेंगे इनके बारे में, अभी करेंगे सम एक्स्ट्रा स्टफ। तो अगर कंटेम्प्रेरी इनके साथ अगर कंटेम्प्रेरी जाओगे तो इट इज एक भनवरी देवी करके है, भनवरी देवी, राजस्थान हाईकोर्ट। अब इनसे ही ये विशाखा जजमेंट है, जो विशाखा गाइडलाइंस आप पढ़ रहे हो ना, जो विशाखा गाइडलाइंस इज रिलेटेड टू व्हाट, कैन एनीवन टेल मी? करंट अफेयर्स। सेक्सुअल हरासमेंट एट द वर्कप्लेस। हाँ, सेक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वर्कप्लेस जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो यहाँ से आया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस नेम्स, ये सब नेम्स बहुत जरूरी है, वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है। अभी थोड़ा मैं यहाँ से लेके थोड़ा पीडीएफ को नीचे जाता हूँ, सो दैट एक साथ आपका पता चल जाएगा। ओके, बेहराम जी मालबारी जो है, मालाबारी, शी वॉज ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, पासित है, इंस्ट्रूमेंटल इन फोर्सिंग द गवर्नमेंट टू एनैक्ट द एज ऑफ कंसेंट बिल। अब ध्यान से देखो, बेहराम जी मालाबारी जो थे उन्होंने फोर्स किया गवर्नमेंट को कि ये बिल लाया जाए, एज ऑफ कंसेंट बिल 1891। ठीक है। फाउंडेड द सेवा सदन ऑफ 1885, सेवा सदन इन्होंने फाउंड किया था 1885 में। एक सोशल रिफॉर्म और ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल मतलब सोशली काम करते थे, एजुकेशन, वेलफेयर ऑफ वुमेन, ओल्ड एजेड, इन सब में काम किए थे। शी वाज अ चैंपियन ऑफ वुमेन्स सफरेज इन इंडिया, मतलब वोटिंग राइट्स के लिए काफी डिमांड किए थे बेहराम जी मालाबारी। 1875 में बहुत सारे पोएम्स लिखे थे गुजरात में, और गुजराती में बोल सकते हो। इट वाज द नेम वाज द इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब, इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब, एंड दिस कॉट द अटेंशन ऑफ मैक्स मुलर एंड फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि बाहर के जो पोएट थे, ये काफी फेमस था ये इंडियन म्यूज इन इंग्लिश गार्ब बाय बेहराम जी मालाबारी। अब हैड क्लोज रिलेशनशिप विद दादा भाई नायरोजी। उस टाइम पे की अगर बात करेंगे, वो 1870s की बात हो रही है, 70s 80s, दादा भाई नायरोजी बहुत फेमस थे उस टाइम पे, क्लोज रिलेशनशिप विद दादा भाई नायरोजी। ऑल्दो स्टेड अवे फ्रॉम आईएनसी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मालाबारी अटेंडेड द फर्स्ट आईएनसी सेशन, जो पहला आईएनसी सेशन 1885 बॉम्बे में हुआ था, अटेंड किया था। ऑल्दो मतलब उनके टोटल लाइफ टाइम में स्टेड अवे फ्रॉम आईएनसी, बट अटेंड किया था। ओके, फिर ट्रांसलेटेड सम वर्क्स ऑफ मैक्स मुलर इनटू इंडियन लैंग्वेजेस, काफी सारे लैंग्वेज जो मैक्स मुलर बहुत लिखे थे वो ट्रांसलेट किए थे। बेहराम जी मालाबारी का एक नोट था 1884 में, जो नोट मतलब एक नोट जस्ट लिखा था ऑन चाइल्ड मैरिज, led to countrywide debate on the prohibition of child marriage. This social institution had by then become an issue of public debate as a result of the 1884 रुकमा बाई केस। ठीक है, तो उस टाइम पे रुकमा बाई केस, बेहराम जी मालाबारी, तो यहाँ पे अगर देखोगे इंपोर्टेंट रिफॉर्मिस्ट, जो रिफॉर्म चाहते थे, रिफॉर्मिस्ट मतलब जो आगे के लिए सोचते, जो कि रिफॉर्म चाहते थे, उन्होंने एक फॉर्म किया था रुकमा बाई डिफेंस कमिटी, रुकमा बाई डिफेंस कमिटी, ऑफ विच मालाबारी वाज एन इंपोर्टेंट मेंबर। ठीक है, उस टाइम जो एज ऑफ कंसेंट को लेकर काफी डिबेट चल रहा था उस टाइम पे। ओके, फिर एज ऑफ कंसेंट बिल को लेकर 3 एमसीक्यू यहीं पे कर लेंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी।
Okay. Consider the following statements about age of consent bill. The bill proposed to term intercourse with girls below the age of 10 as rape, punishable by 10 years of imprisonment. This bill may be considered as the last act as a measure of public affected by influencing British public opinion. Both the statements are correct. ये bill may be considered as the last act as a measure of reform affected by influencing British public opinion because उस टाइम पे बहुत कुछ चीजें हो रहा था, ठीक है. रुक्माबाई के साथ भी वैसा हुआ था. रुक्माबाई जो शादी कर लिए थे उसके बाद जबरदस्ती उनके साथ जो प्रॉब्लम हुई थी फोर्सिबली. सो जो रुक्माबाई केस जब गया कोर्ट में, सो उस टाइम पे देयर आर सम पब्लिक भी थी जो कि चाहती थी दिस. सी ऑब्वियसली सम पब्लिक, सम लाइक ऑर्थोडॉक्स पीपल सेड कि ओके इट इज इंटरफेरेंस, लेकिन फिर भी देयर आर सम पब्लिक हु टोल्ड कि ओके वी नीड रिफॉर्म. ओके, सो ब्रिटिश ने एक सोशल रिफॉर्म लाने के लिए, आई गेस दिस इज द लास्ट टाइम व्हेन ब्रिटिश ट्राइड एक्चुअली टू ब्रिंग ए सोशल रिफॉर्म. एक सती पे लाया था, दैट वाज बिफोर 1829. एक 1856 में लाया था, दैट इज द रीमैरिज. देन फिर एज ऑफ कंसेंट बिल, दैट इज द 1891. उसके बाद और लाइक कुछ सोशल रिफॉर्म एज सच नहीं आया. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम बुक ओनली. ओके, सो इसलिए इट मे बी कंसिडर्ड द लास्ट एक्ट एज अ मेजर ऑफ रिफॉर्म इफेक्टेड बाय इन्फ्लुएंसिंग ब्रिटिश पब्लिक ओपिनियन. ओके, सो बोथ आर करेक्ट. Okay, question with reference to modern history before the age of consent bill. Before the age of consent bill 1891, which of the following personalities published notes on infant marriage and enforced widowhood? ये वही नोट है जो हमने अभी बात किया, notes on infant marriage and enforced widow in 1884 and urged the government to reform Indian domestic practices. Who was the government? बेहराम जी मालाबारी अर्ज किया. इसी नोट पे उन्होंने लिखा था कि ये सब चीज बहुत मुश्किल हो रही है, आप एज को बढ़ाया जाएगा, पे इंक्रीज द एज एंड अर्ज द गवर्नमेंट थ्रू दिस नोट्स ऑन इन्फेंट मैरिज एंड एनफोर्स्ड विडोहुड. रुक्माबाई, बेहराम जी मालाबारी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक. very near to near options will be put so that you get confused. Answer is Behram Ji Malabari. Remember, Behram Ji Malabari is the answer, not Ishwar Chandra Vidyasagar, because the word is remarriage, widowhood. अगर widowhood word आ जाएगा, so most of the people think हाँ ये तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही है. वैसा नहीं है. Okay, so it is Behram Ji Malabari. Next, consider the following statements with reference to age of consent bill 1891. The Brahmo Samaj, लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ब्रह्मो समाज का पूरा हाउ इट डिवाइडेड, पूरा स्टार्टिंग 1830 से लेके कैसे वो डिवाइड हुआ था, दो बार डिवाइड हुआ था उनका. In Calcutta was completely against this act 1891. Women in Bengal and in other parts of the country, as well as men in different parts of the country, supported the acts on grounds of health and safety. That's what I told you now. There are people who told you, okay, it is interference in our culture, but there are very much people or women in different parts of the country, they told you, okay, it is good, but on the grounds of health and safety of the child brides. So this is correct. Option 2 is correct, 100%. Option 1 is wrong because of this completely. No. See, Brahmo Samaj was divided on this matter. Remember, Brahmo Samaj was divided on the matter of age of consent bill. ठीक है, totally support भी नहीं किया था. Like there are some members who supported, there are some members who did not support, because at that time Brahmo Samaj was already in turmoil. बहुत डिवीजन होता था. केशव चंद्र सेन का डिवीजन, वो चाहते थे कुछ और बनाए. उनसे पहले देवेंद्रनाथ टैगोर के साथ तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली इट वाज हैपनिंग इन द 1860s, लेट 50s 60s. केशव चंद्र सेन ट्राइड टू कंट्रोल. सो प्रॉब्लम्स वैसा ब्रह्मो समाज में था. एंड इट वाज द क्लाइमैक्स ऑफ ब्रह्मो समाज. ब्रह्मो समाज खत्म होने को आ रहा था. ओके, सो इट इज डिवाइडेड ऑन द मैटर. टोटली सपोर्ट नहीं किया था. देयर आर सम मेंबर्स हु सपोर्टेड, सम मेंबर्स हु डिड नॉट सपोर्ट. रिमेंबर. Now here what the question is, you're trying to link Brahmo Samaj with age of consent. Usually in books Brahmo Samaj 1830 में बंद हो जाता है, उसके बाद थोड़ा बहुत information देते हैं and they make age of consent another topic, but most of the things are connected also. Fine. Next. So only 2 is correct. ठीक है.
अभी जहां से हम पढ़े थे वहां पे चले जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, एज ऑफ कंसेंट विल हो गया। मनवरी देवी विशाखा जजमेंट, हमको पता विशाखा जजमेंट बाय द वे इज अ करंट अफेयर्स विद विशाखा जजमेंट से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफिसर्स जो होता है वहां से आया है जजमेंट जो गाइडलाइंस है। फिर एजुकेशन फॉर वुमेन में राजा रामन रॉय, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव कवर्ड लास्ट क्लास, वी हैव आल्सो कवर्ड पंडिता रामाबाई। पंडिता रामाबाई ने हमने पढ़ा कि शी वाज अ रिफॉर्मर, एजुकेशनिस्ट, आईएनसी मेंबर, आल्सो आईएनसी मेंबर, ओके। सब पेरेंट्स, हस्बैंड, ब्रदर ऑल डाइड, ब्रदर बाद में डाई हुए थे लेकिन हुए थे। ओपन आर्य महिला समाज कवर्ड इन पुणे फॉर वुमेन एजुकेशन, कन्वर्टेड क्रिश्चियनिटी इनटू ब्रिटेन, लास्ट क्लास में ये भी कवर किए थे। लेकिन शी वाज नॉट अगेंस्ट, नॉट टोटली अगेंस्ट हिंदुइज्म, वैसा नहीं था, बट शी कन्वर्टेड। नाउ हिंदू कास्ट, हिंदू वुमेन, दिस इज न्यू, शी रोट हिंदू कास्ट, हिंदू वुमेन। नाउ सी, हिंदू कास्ट, हिंदू वुमेन के बारे में लिख रहे हैं, बट शी कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, सो दे कैन कंफ्यूज इन दिस टू स्टेटमेंट्स, ओके। You may think कि हिंदू के बारे में क्यों लिखेंगे, that's why I said she was not against the Hinduism totally. हिंदू कास्ट, हिंदू वुमेन। फिर ट्रांसलेटेड ओरिजिनल बाइबल इन मराठी, पंडिता रामाबाई मुक्ति मिशन इज स्टिल एक्टिव टुडे, ठीक है। राज सुंदरी देवी भी उस टाइम पे काफी काम किए थे, ऑब्वियसली वुमेन एजुकेशन के लिए। नॉर्मल सोशल रिफॉर्मर थे, उन्होंने उनका एक ऑटोबायोग्राफी लिखा था जिसका नाम है अमर जीवन इन मतलब माई लाइफ, बंगाली में लिखे थे। राज सुंदरी देवी, जस्ट रिमेंबर द नेम्स, ओके। रानी गेंदेलू ऑल्सो वी हैव कवर्ड, नागा का स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लीडर थे। she fought against the women because they wanted to drive them and out from मणिपुर से ड्राइव करना चाहते थे ब्रिटिश। she fought, she was a member of the socio-religious हेरेका मूवमेंट। हेरेका मूवमेंट उनसे पहले शुरू हो गया था, एक सोशियो-रिलीजियस मूवमेंट मणिपुर में शुरू हो गया था, बट she was a member, she did not started, it was already started before her. She is considered as the reincarnation of God's Chera Chamdinlu, ठीक है। नेहरू, जवाहरलाल नेहरू gave her the title of Rani when she was in jail. इनको जेल हुआ था, कब हुआ था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जेल हुआ था उनको, ओके। टिल 1947, 1932 से 1947 तक जेल पे हुआ। नेहरू gave her the title of Rani when she was in jail. She also converted to Christianity later, 1982 में इनको पद्म भूषण मिला था, ओके। पद्म भूषण मिला था। हेरेका मूवमेंट के बारे में एक दो लाइन आप चेक कर सकते हो, उनसे पहले चल रहा था, बट उन्होंने काफी अच्छा पार्ट लिया था हेरेका मूवमेंट में। कनकलता बरुआ फ्रीडम फाइटर है। तो ये जो सरनेम है बरुआ, यहाँ से पता चल जाता है कि इट इज असम। टू रिमेम्बर द स्टेट नेम्स, ओके, मैच द फॉलोइंग, या फिर आ सकता है क्वेश्चन टू ज्वाइन करने के लिए कौन सा सही है या गलत। एक्टिव इन क्विट इंडिया मूवमेंट, शी जॉइंड द मृत्यु वाहिनी, अ डेथ स्क्वाड comprising groups of youth in Assam who decided to hoist the national flag at the local police stations. She was shot dead while carrying the national flag. She was only 17 years age. ठीक है, कनकलता बरुआ, असम। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट में एक्टिव हुए थे। नाउ ये क्विट इंडिया मूवमेंट में ज्यादा एक्टिव हुए थे, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इतना एक्टिव नहीं हुए थे, लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट में इनका नाम ज्यादा आया था। सो आपको ईयर याद करना है, मतलब नाम याद करना है, यू हैव टू नो द स्टेट नेम एंड टू नो इन व्हिच मूवमेंट एग्जैक्टली दे मोस्टली पार्टिसिपेटेड। सिस्टर निवेदिता उनसे बहुत पहले की बात है, मतलब जब नेशनलिज्म इनिशियल लेवल पे था। स्पिरिचुअल डिसिपल ऑफ विवेकानंद, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, सोशल वर्क दिए थे कलकत्ता में। ये काफी पहले की बात है, लाइक 1860s की बात है, 70s 80s की बात है। इनिशियल मतलब इतना आईएनसी इनिशियल टाइम पे था। सिस्टर मतलब विवेकानंद के टाइम पे ही बात कर सकते हो, उनका लेटर टाइम्स में। रानी चिन्नम्मा इज वेरी फेमस, रानी चिन्नम्मा भी हमने कवर किया है। शी वाज द क्वीन ऑफ पुत्तूर। रानी लक्ष्मीबाई से पहले यही थी रानी चिन्नम्मा। प्रिंसली स्टेट था एक कर्नाटका में, और कर्नाटका जो प्रिंसली, उनके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा था। नाउ ऑलरेडी इन माय प्रीवियस क्लासेस आई हैव टोल्ड कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौसी के टाइम पे तो था, जो कि बात की बात है, बट बिफोर डलहौसी आल्सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा था। दैट्स आल्सो यू नीड टू नो। इट वाज नॉट
इनिशिएटेड, मतलब इट वाज नॉट स्टार्टेड बाय डलहौसी। डलहौसी ने इसको प्रोपागेट किया, बहुत ही ज्यादा यूज किया, बट उससे पहले भी था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। वुमेन वॉरियर बिफोर रानी लक्ष्मीबाई, ओके, अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी 1824, रिमेंबर रानी ऑफ चिन्नम्मा का जो स्ट्रगल था 1824, कर्नाटका प्रिंसली स्टेट। सम मोर फ्रीडम फाइटर्स, कल्पना दत्त। नाउ चित्तागोंग आर्मरी रेड हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। चित्तागोंग आर्मरी भाई सूर्या सेन कब हुआ था? कैन एनीवन टेल मी द ईयर? व्हाट वाज द ईयर चित्तागोंग आर्मरी रेड? सूर्या सेन, also called Master Da. It is 1930, ठीक है, 1930। और इन्होंने एक पार्टी भी किया था, इंडियन चिटागोंग रिपब्लिकन पार्टी, ऑलरेडी कवर्ड, चिटागोंग रिपब्लिकन पार्टी, ओके। फिर अरुणा असफ अली सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में भी पार्टिसिपेट किए थे। द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट नेशनल फ्लैग एट ग्वालियर टैंक इन 1820। उन्होंने 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, बॉम्बे में फ्लैग होस्ट किया था। स्टार्टेड इंकिलाब पत्र, ठीक है, इंकिलाब पत्र एलोंग विद राममनोहर लोहिया, क्योंकि क्विट इंडिया मूवमेंट से पहले बिग लीडर्स वर अरेस्टेड, सो इन्होंने ही अंडरग्राउंड एक्टिविटी किया था, ओके। अंडरग्राउंड राम मनोहर लोहिया, फिर अरुणा असफ अली, एक अरुणा असफ अली रोड भी है दिल्ली में उनके नाम से, कॉल्ड एज द रानी झांसी ऑफ 1942, वेरी इंपॉर्टेंट, रानी झांसी ऑफ 1942 इज अरुणा असफ अली, वाज द फर्स्ट मेयर ऑफ दिल्ली, रिसीव्ड भारत रत्न पोस्टमसली, ओके। तो रानी झांसी ऑफ 1942, रिमेंबर, अरुणा असफ अली। प्रीतिलता वाडेकर फेमस है, प्रीतिलता वाडेकर के बारे में आपको जानना है। बंगाली रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, जॉइंट, ये भी सूर्या सेन जो चला रहे थे ना 1930 के आसपास, 1930 के आसपास, उन्हीं के ग्रुप में ये सब थे। अटैक द पहाड़ताली यूरोपियन क्लब एक था, वहां पे अटैक किए थे। कंज्यूम पॉइजन नॉट टू बी कॉट बाई पुलिस, ओके। प्रीतिलता वाडेदार 19, वो तो अगर क्वेश्चन आएगा प्रीतिलता रिलेटेड टू व्हाट, मतलब आप मैच द फॉलोइंग करो, तो चिटागोंग अगर होगा आर्मरी रेड तो यू हैव टू गो विद दैट, चिटागोंग आर्मरी रेड, ठीक है। उसी के आसपास ही इनका डेथ हुआ था, मतलब पॉइजन के साथ, ओके। सुचेता कृपलानी ऑल्सो फेमस, सुचेता कृपलानी, शी वाज इलेक्टेड बाय गांधी फॉर इंडिविजुअल सत्याग्रह। हमने बोला था इंडिविजुअल सत्याग्रह कब हुआ था, 1940 पे हुआ था, ठीक है। Who was the first individual satyagraha? Second and the third. First was Vinoba Bhave. Second, Nehru. Third, Brahmadatt, ठीक है, रिमेंबर थर्ड। फिर बाद में बहुत हुए थे, दे वर सिलेक्टेड बाय गांधी जी, सबको गांधी जी सिलेक्ट करते थे। नाउ इंडिविजुअल सत्याग्रह का एम क्या था? इंडिविजुअल सत्याग्रह इज टू campaign against World War II participation. Campaign मतलब to raise your voice. It was not freedom. Remember, freedom was not the objective of individual satyagraha. उस टाइम पे जो बिना पूछ के इन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया वर्ल्ड वॉर 2 में, तो उसके खिलाफ लोगों को बताने के लिए कि डू नॉट ज्वाइन वर्ल्ड वॉर 2 में, दैट वाज इंडिविजुअल सत्याग्रह एंड इट वाज नॉट अ सक्सेस। It was not a success because it did not have mass enthusiasm, ठीक है, ओके। फाउंडर ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस इन्होंने किया था। फाउंडेड द अंडरग्राउंड वॉलंटियर फोर्स 1942, उसी 1942 में अंडरग्राउंड एक्टिविटी ये भी किए थे, when all big leaders were arrested, to train women in arms and self defense. She was the first elected woman chief minister of independent India का, यूपी का फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन चीफ मिनिस्टर 1963, सुचेता कृपलानी यूपी का, ओके।
Okay, now Muslim reform movements. Muslim reform movements, how to remember? Name, ईयर, सो देयर इज नो पर्टिकुलर, मतलब ईयर तो है बट एक रेंज है कहां से कहां तक, सो यू कैन जस्ट विजुअलाइज, अच्छा इस 10 साल या 20 साल इस टाइम से लेके इस टाइम तक यू कैन एक अरेंज कर देना, लाइक असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज कर देना. दे कैन आस्क क्रोनोलॉजी आल्सो, दैट इज इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द पीपल नेग्लेक्ट क्रोनोलॉजी क्वेश्चंस आर कमिंग नाउअडेज. एंड द नेम्स, फाउंडर कौन था और what is the nature of the movement, that's it, only this much is enough. Faraiji movement started by हाजी सरियातुल्लाह 1818. ठीक है, 1818. नाउ हाउ टू रिमेंबर, नाउ 1818 मतलब इट इज बिफोर. टेक अ रेफरेंस सैयद अहमद खान, टेक द रेफरेंस ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट मोरली इनटू 1870s और 75 उस टाइम पे हुआ था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. तो इसको अगर रेफरेंस लोगे तो पता चल जाएगा इससे पहले क्या था. इससे पहले वहाबी भी था, इससे पहले फराइजी था. वहाबी खास करके 1830 to 60 तक चला था वहाबी मूवमेंट. तो पता चल गया फराइजी फर्स्ट, बीच में वहाबी हुआ था, फिर अलीगढ़ हुआ था, फिर उसके बाद देख लेंगे और एक दो मूवमेंट है किसके साथ फिट करेगा. एटलीस्ट एक दो भी, तीन पता चल गया ना, सो यू कैन अटेंड द क्वेश्चन अगर भी कुछ आता है कि अरेंज. ओके, तो फराइजी 1818 पे हुआ. ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव टू स्प्रेड द न्यू फाउंड रियलाइजेशन ऑफ शरियतुल्लाह अबाउट इस्लाम. ठीक है, फॉलो द फर्द मतलब रिलीजियस ड्यूटीज व्हिच इज कमांडेड बाय अल्लाह. गेन पॉपुलैरिटी अमंग मुस्लिम इन बंगाल. शरियतुल्लाह फेल्ट दैट इस्लाम को डिग्रेडेड अंडर द ब्रिटिश इन्फ्लुएंस, हेंस ही प्रपोज्ड फॉर मेडिकल, सोशल, कल्चरल एंड रिलीजियस चेंजेस. उनको लगा कि जब से ब्रिटिश आया है इस्लाम जो है इट हैज बिकम डिग्रेडेड, सो लेट अस क्लीन इट. ओके, Shariatullah tried to establish a parallel government to the British through the movement. Khalifas, remember, term याद करना, कौन कौन के term कौन कौन से movement के साथ related है. Khalifas were made commissioners of villages. They raised funds, settled disputes among the villages. So this Khalifas अगर term आएगा related to Shariatullah. Faraizi even organized a small army which attacked the zamindars and European indigo planters. The reaction of the landlords and planters to these attacks resulted in a socio-economic crisis. तो इन्होंने काफी अच्छा काम किया था. ओके, उन्होंने पैरेलल गवर्नमेंट भी किया था, लोगों के लिए भी काम करते थे, डिस्प्यूट काम करते थे, आर्मी भी अटैक भी किए थे जमींदार के खिलाफ. ठीक है, the British arrested Shariatullah in many instances but could not prove him guilty. ठीक है, after the death of Shariatullah, his son, जिनको दादू मियाँ बोलते हैं, इट्स दिए दादू मियाँ बोलते हैं, MI दादू मियाँ, और मुहसिनुद्दीन अहमद, रिमेंबर दिस नेम, इट इज वेरी कॉमन फेमस नेम. तो हाजी शरियतुल्लाह के बाद उनके बेटे दादू मियाँ ने इसको और अच्छे से बनाया, इसको आगे तक लेके गए, बिकम द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट. अंडर द लीडरशिप ऑफ दादू मियाँ द मूवमेंट बिकम मोस्टली एग्रेरियन, थोड़ा एग्रीकल्चर रिलेटेड, पीजेंट्स रिलेटेड काम किया. इट वाज एंटी लैंडलॉर्ड एंड एंटी जमींदार इन कैरेक्टर. फिर 1835 में Dadu Mian asked his followers to not to pay rent and also disobey the dictates of indigo planters. This led to a revolt. The movement slowly shrunk after the death of Dadu Mian in 1862. तो देखा ना, 1818 से लेके 1862 तक चला है. तो अगर भी क्रोनोलॉजी क्वेश्चन आएगा, यू शुड नो द स्टार्टिंग पीरियड ऑफ द स्टार्टिंग. कोई भी मुस्लिम मूवमेंट जो है वो 1-2 साल के लिए नहीं हुआ है, काफी अच्छे साल 20-30 इयर्स तक चला, इवन मोर देन दैट. ठीक है, सो स्टार्टिंग पॉइंट याद कर लेना. फिर आते हैं दियोबंद मूवमेंट पे. The movement was organized by the Orthodox section among the Muslim ulama as a revivalist movement. तो दियोबंद मूवमेंट जो था ये revivalist movement था. Revival मतलब going back to our roots. ठीक है, going back to our मतलब reformist का opposite है revival. So it was a revivalist movement. यहाँ पे twin objectives था इनका: propagating pure teachings of Quran among the Muslims,
कीपिंग अलाइव द फीलिंग ऑफ जिहाद अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स के अगेंस्ट में जो जिहाद का फीलिंग अगेंस्ट फॉरेन रूलर्स, यू हैव टू रिमेंबर हियर। ओके, देवबंद मूवमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव यही था। इट वाज एस्टेब्लिश्ड देवबंद, जो कि सहारनपुर में है, यूपी प्रोविंस में, प्रेजेंट यूपी, 1866। सो देवबंद मूवमेंट इज 1866। अगेन क्रोनोलॉजी, ठीक है। तो 1866 मतलब इनकी फराइजी के बाद ही आया है, फराइजी खत्म होने के बाद ही आया है भाई। मोहम्मद कासिम नानातवी, यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, मोहम्मद कासिम नानातवी एंड रशीद अहमद गंगोही, GANGOHI, गंगोही। ओके, सो नेम्स याद रख लेना एंड द ईयर नेम 1866 से शुरू हुआ एंड रिवाइवल, ये रिवाइवल मूवमेंट था। ओके, फिर ऑब्जेक्टिव्स टू एक्सल्ट द वर्ड गॉड अनअफेक्टेड बाय एनी टेम्पटेशन, पैटर्नेज, प्रेशर एंड फेवर। मतलब उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हमको कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर या फिर फेवर किसी का नहीं चाहिए, पैटर्नेज भी नहीं चाहिए। टू एक्सटेंड कॉन्टैक्ट विद मुस्लिम्स एंड ऑर्गेनाइज देम इन अकॉर्डेंस विद ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ द इस्लाम, जो कि इस्लाम का जो ओरिजिनल टीचिंग्स है उसके साथ ही हम जाएंगे। सो इसलिए वो रिवाइवल मूवमेंट है। जो भी थोड़ा बहुत चेंज हो चुका था उस टाइम पे टीचिंग्स में, जो ब्रिटिश आके थोड़ा डीजेनरेट किए थे, तो वो उसको क्लीन करके अपने ओरिजिनल टीचिंग्स में जाना चाहते थे। फॉलो द टीचिंग्स ऑफ शाह वलीउल्लाह, टू फॉलो द ट्रेडिशनल एजुकेशनल करिकुलम प्रिस्क्राइब्ड बाय दर इसी निजामी, जो उनका जो एक फ्रेमवर्क रहता है ट्रेडिशनल एजुकेशनल करिकुलम, दर इसी निजामी, इसी के ऊपर वो फॉलो करेंगे। हिंदू मुस्लिम बिलोंग टू वन नेशन उन्होंने बोला था, तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के ऊपर भी वो बिलीव रखते थे, देवबंद मूवमेंट। ओके, फिर पॉलिटिकल फ्रंट में उनका क्या था? पॉलिटिकल फ्रंट में द देवबंद स्कूल ऑफ थॉट वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी इन 1885। उन्होंने वेलकम किया था 1885 का जो आईएनसी बना, द वेलकम्ड। एंड इन 1880 दे इशूड फतवा, दैट इज अ रिलीजियस डिक्री जो होता है अगेंस्ट सैयद अहमद खान ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अलीगढ़ मूवमेंट एंड द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन। जैसे कि हमको पता है कि सैयद अहमद खान जो कि अलीगढ़ मूवमेंट का पार्ट है, he supported INC. He did not support INC. He did not support INC. Rather, he supported British for the upliftment of the Muslims. वो एजुकेशन चाहते थे, वो वेस्टर्न एजुकेशन चाहते थे, वो रिफॉर्मिस्ट थे इन वे। तो उन्होंने बोल दिया कि आईएनसी में ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईएनसी इज अ हिंदू ऑर्गेनाइजेशन, वो एलीट पीपल वहां पे है और हमको पूछा नहीं गया था टू ज्वाइन आईएनसी। सो इसके अगेंस्ट में उन्होंने यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन बनाया था 1888 में, ठीक है। और ऊपर से उस साइड में देवबंद स्कूल ऑपोजिट है। देवबंद स्कूल बिल्कुल रिफॉर्म नहीं चाहती थी, वो चाहती थी रिवाइवल, पुराने चीज जो कि हमारा ओरिजिनल टीचिंग से। अलीगढ़ मूवमेंट, अलीगढ़ सैयद अहमद चाहते थे रिफॉर्म, नए नए चीज, वेस्टर्न एजुकेशन लाया जाए, इसलिए अलीगढ़ मूवमेंट एज ए पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी किया था। साइंटिफिक सोसाइटी कब? 1864 में किया था। ओके, सो इसलिए इन्होंने उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया था। ओके, सो ये सब चीज आपको याद करना है, क्योंकि खास करके जो क्रोनोलॉजी का ट्रेंड रहा है इस बार, तो क्रोनोलॉजी क्वेश्चन कैन कम इन एग्जाम। अलीगढ़ मूवमेंट, फिर अलीगढ़ मूवमेंट में आते हैं। अलीगढ़ मूवमेंट 1870s का पार्ट है बाय सैयद अहमद खान। He was in the judicial service of East India Company in 1857. After his retirement from company, he became a socio-religious reformer. His articles in Tahzib al-Akhlaq, you have to remember, Tahzib al-Akhlaq, gave evidence of his marked rationalistic and non-conformist trend of his thought. He was very rational. और जो रिफॉर्मर होते हैं, जो हार्डकोर रिफॉर्मर होते हैं, जो आगे का चीज देखते हैं या फिर नई नई चीज जानते हैं और रिफॉर्म, सच मतलब रियलिटी में रिफॉर्म चाहते हैं, वेस्टर्न एजुकेशन थिंकिंग, वो रैशनल होते हैं, लॉजिकली थिंक करते हैं। ऑल दिस वर्ड्स यू कैन यूज। सैयद अहमद खान लिबरलाइज्ड इंडियन इस्लाम, उन्होंने इस्लाम को लिबरलाइज किया था। कैसे? ओनली बाय वेस्टर्न एजुकेशन मुस्लिम्स would be able to rise above their backwardness. उन्होंने बोला वेस्टर्न एजुकेशन से ही मुस्लिम्स कैन राइज, जो बैकवर्डनेस था उस टाइम पे तो वेस्टर्न एजुकेशन से ही हो सकता है। तो उन्होंने काफी लिबरलाइज किया था इंडियन इस्लाम को। ओके, he made the town of Aligarh with the full backing of bureaucracy.
सरकार का ब्यूरोक्रेसी का काफी हेल्प मिला था इनका, सो ही फाउंडेड द अलीगढ़ स्कूल इन 1875 ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। द स्कूल वाज अपग्रेडेड इन 1877 टू ए कॉलेज। तो पहले स्कूल बना, ओके, तो दैट इज नॉट अलीगढ़ कॉलेज, पहले फाउंडेड अलीगढ़ स्कूल 1875, फिर अपग्रेड किया गया 1877 में टू ए कॉलेज, इसका नाम है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, MAO। इट बिकेम लेटर द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इन 1920, बाद में जाके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। सो द ऑब्जेक्टिव्स क्या था इनका? मेन था कि टू प्रिवेंट द मुस्लिम्स फ्रॉम जॉइनिंग द INC व्हिच ही कंडेम्ड एंटी ब्रिटिश और एंटी गवर्नमेंट। उन्होंने INC को सोचा कि ये एंटी ब्रिटिश है, ये एंटी गवर्नमेंट है, और यहाँ पे खास करके इट इज प्रो हिंदू, सो उन्होंने बोला कि डू नॉट ज्वाइन। तो इसलिए उसी के खिलाफ इन्होंने यूनाइटेड पैट्रियटिक एसोसिएशन किया था 1888 में, ओके। सो ये जो देवबंद स्कूल था वो कैसा अलीगढ़ स्कूल से डिफरेंट था? काफी पॉइंट्स हमको पता चल गया अभी, डिफरेंस कैसा था जो इन दोनों स्कूल में से, क्योंकि आसपास थे, काफी कंटेम्पररी था, इसलिए इनका डिफरेंस जानना भी जरूरी है। देवबंद स्कूल हैड मोर इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन एंड मास कॉन्टैक्ट, काफी मास कॉन्टैक्ट था उनका देन द अलीगढ़ स्कूल। ऑब्वियस सी बात है मास कॉन्टैक्ट रहेगा, क्योंकि उन्होंने INC को सपोर्ट किया था उस टाइम पे। Contrary to Aligarh school, the Deoband school united the people to oust the British. ब्रिटिशर को, क्योंकि देवबंद was against British, so जाहिर सी बात है it will get more support, the mass support, और उन्होंने ब्रिटिश को बाहर निकालने के लिए यूनाइट किया था पीपल को। And Deoband school was also nationalistic in character. ये अगर rationalist national है तो अलीगढ़ स्कूल rational है, RA rational, okay। Deoband school easily understood the motive and design of the divide and rule, which was not in case of Aligarh. उनको पता चल गया था कि aim to know how the British is doing divide and rule policy, लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट में सैयद अहमद खान को वो एक्चुअली ज्यादा पता नहीं चला, ओके। देवबंद नेवर प्रिस्क्राइब्ड ब्रिटिश एजुकेशन, देवबंद स्कूल ने कभी भी ये नहीं बोला कि ब्रिटिश एजुकेशन इज नेसेसरी, लेकिन अलीगढ़ स्कूल ने हमेशा बोला कि वेस्टर्न एजुकेशन इज नीडेड टू अपलिफ्ट द मुस्लिम्स। एंड देवबंद स्कूल आल्सो नेवर ट्राइड टू गेन पॉलिटिकल प्रिविलेजेस, खास करके अलीगढ़ मूवमेंट में पॉलिटिकल प्रिविलेजेस मिला था। ऊपर हमने लिखा ना, बाय द बैकिंग ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी के बैकिंग से ही उनको अलीगढ़ स्कूल मतलब ही मेड इट, थोड़ा बहुत हेल्प मिला था उनको। सो पॉलिटिकल प्रिविलेजेस मिला था अलीगढ़ स्कूल को, अलीगढ़ मूवमेंट को, लेकिन देवबंद स्कूल में वैसा नहीं था, ओके। सो इसे प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट फॉर्म पे आ सकता है, या फिर अगर मेंस में आएगा यू कैन इजीली राइट। Deoband school sought to drive the British out of the country and convert the land into a Dar-ul-Islam. उनका जो नाम था कि हम ब्रिटिश को बाहर निकालेंगे और हमारा जो लैंड है उनको दर-उल-इस्लाम का दर्जा देंगे। Thus he imbibed nationalistic feelings into Muslim ideology. The Deoband strengthened the Hindu-Muslim unity. Hindu-Muslim unity की बात यहाँ पे किया गया था, अलीगढ़ मुस्लिम में वैसा नहीं था। Like he also, यहाँ पे एक कैच है, अहमद खान, सैयद अहमद खान was not, he also wanted Hindu-Muslim unity. उनको भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी पसंद था, लेकिन उनको बोला था कि ये फोर्सफुली मत करो, लाइक उनको एक ऑटोनॉमी जरूरत थी। ही वांटेड कि हाँ INC में हमको पूछा नहीं गया, he wanted everyone, the leaders of INC to ask him while forming the organization. He was never against Hindu Muslim unity. Even Syed Ahmed Khan was one of the most secular person also. आप ऐसे नहीं बोल सकते कि he was against Hindus. He was against INC. That's it, and he had a reason for that. ठीक है? But Deoband movement being a revivalist movement, it ushered a feeling of suspicion and created an era of fundamentalism. क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिवाइवल था, बहुत ही ओरिजिनल टीचिंग्स पे ज्यादा फोकस करते थे और ज्यादा रिफॉर्म नहीं चाहते थी, so इसलिए थोड़ा सस्पिशन भी लोगों के मन में था, and created an era of fundamentalism. Okay. फिर आ जाओ अहमदिया मूवमेंट पे जो टाइमिंग है दैट इज 1889, वो भी आसपास है 1889। मिर्जा गुलाम अहमद began his work as a defender of Islam against
इट वाज अगेंस्ट द पोलेमिस्ट ऑफ आर्य समाज एंड क्रिश्चियन मिशनरीज। उस टाइम पे आर्य समाज भी चल रहा था, आर्य समाज 1875 से शुरू हो गया था, उस टाइम में चल रहा था। क्रिश्चियन मिशनरीज भी आ गए थे। आर्य समाज मोस्टली इनटू जो कन्वर्ट हो गए तो उनको वापस ला रहे थे हिंदू में, और क्रिश्चियन मिशनरी सबको क्रिश्चियन कन्वर्ट करना चाहते थे। तो उस टाइम पे अहमदिया मूवमेंट आया उनके खिलाफ। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मूवमेंट एग्जैक्टली क्या करती थी। 1889 ही क्लेम टू बी द मेसिया एंड लेटर आल्सो टोल्ड कि ही वाज एन इनकार्नेशन ऑफ अ हिंदू गॉड कृष्णा। उन्होंने बोला कि मैं हिंदू गॉड कृष्णा का भी एक रूप हूं या फिर इनकारनेशन हूं, एंड आल्सो जीसस हु हैड रिटर्न टू अर्थ। तो ये काफी बड़ी चीज है। उन्होंने मिर्जा गुलाम अहमद ये चीज बोला था। मिर्जा गुलाम अहमद दो कॉल्ड हिमसेल्फ ए माइनर प्रॉफिट, रिगार्डेड प्रॉफिट एज द ट्रू एंड द ग्रेट प्रॉफिट। उन्होंने बोला कि हम माइनर प्रॉफिट हैं, लेकिन द ट्रू एंड द ग्रेट प्रॉफिट इज, तो जो रियल प्रॉफिट है इस्लाम के, अल्लाह जो है। द अहमदिया मूवमेंट इज बेस्ड इटसेल्फ लाइक द ब्रह्मो समाज। ये थोड़ा बहुत ब्रह्मो समाज के साथ मैच करता है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन। ब्रह्मो समाज में भी तो राजा राममोहन रॉय के यूनिवर्सल रिलीजन, उन्होंने किसी एक रिलीजन को सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला यूनिवर्सल रिलीजन एक ही भगवान है of all humanity. Ghulam Ahmad greatly influenced by Western liberalization and the religious reform movements of the Hindus. उन्होंने काफी प्रभावित हुए थे कि जो हिंदूज के रिफॉर्म मूवमेंट्स है, वेस्टर्न लिबरलाइजेशन है, तो ब्रह्मो समाज से काफी प्रभावित हुए थे। एंड तो ऑब्वियसली यहाँ से पता चलता है लिबरलेशन वर्ड है, तो ऑब्वियसली ही वाज अ रिफॉर्मिस्ट। Ahmadiya movement, Ahmadiyya was a reformist movement. It was not a revivalist. It was not a revivalist, remember. Okay. This movement opposed jihad and sacred war against non-Muslims and stressed fraternal relationship among all people, brotherhood. Okay. उन्होंने नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जिहाद अपोज किया था। ओके। और उन्होंने ब्रदरहुड चाहते थे। नेक्स्ट द मोस्ट इंपोर्टेंट इज वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। It was centered around Patna, okay, and it was an Islamic, ये एक revivalist movement था, Wahhabi movement. It condemned any change in the original teachings. कोई भी teachings को, original teaching जो उसमें अगर कोई change आ रहा है जो कि reform लाना चाहते हैं उसको condemn किया। तो you have to know which is reformist, which is revivalist. उतना जानना आपको पता है, मतलब आपको जानना पड़ेगा। Okay. Led by Sayyid Ahmed Barelvi. Movement active since 1830s to 1860s. बहुत 30-35 साल तक ये चला था। इवन 70s 80s में थोड़ा बहुत था, लेकिन मेन क्रश किया गया था ब्रिटिश ने इसको। 1860s में उनको सप्रेस किया गया था। 1857 रिवॉल्ट में टर्न इनटू आर्म्ड रेजिस्टेंस। पहले तो ये एक सोशल था कि रिलीजियस मूवमेंट था। फिर 1857 रिवॉल्ट में ये पूरा जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश बन गया, और इन्होंने 1857 रिवॉल्ट में बहुत हेल्प किया। वहाबी मूवमेंट, रिमेंबर। ओके। आर्म रेवेलियन बोला, काफी टेंशन बन गया था ये ब्रिटिश के लिए, वहाबी मूवमेंट। ओके। काफी सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू वहाबी मूवमेंट करेंगे अभी। पहला अहमदिया मूवमेंट और एक बार लिखा है, सो वी कैन स्किप इट। ठीक है, तो वहाबी मूवमेंट हो गया। द ब्रिटिश टर्न्ड वहाबीज एज ट्रेटर्स। ब्रिटिश ने वहाबीज को ट्रेटर बोला एंड कैरिड आउट एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशंस अगेंस्ट देम। British introduced the term sedition in IPC 1878 to suppress the Wahhabis. So this led to the beginning of sedition law. तो sedition, यहाँ पे आपको एक चीज कैच है। sedition law is section 124A IPC। कैच ये है, अगर क्वेश्चन आएगा कि वहाबीज के ऊपर sedition लगाया गया था, no, that is wrong. Sedition, first time सेडिशन केस किसके ऊपर लगाया गया? इट वाज नॉट ऑन द वहाबीज। वहाबीज, ब्रिटिश को लगा कि हमको सेडिशन लाना चाहिए क्योंकि वहाबीज इतने मुश्किल कर दिए थे ब्रिटिश के लिए, सो दैट थॉट कि वी हैव टू ब्रिंग फॉर द वहाबीज। और ऑब्वियसली बात है, हमारा आईपीसी 1860 में आया था, तो 1870 में उन्होंने आईपीसी के अंदर सेडिशन डाला गया था। तो कहीं ना कहीं वहाबी मूवमेंट ने ब्रिटिश को इन्फ्लुएंस किया, या फिर इट लेड, the real term is led, it led to the bringing of the sedition law. अगर पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम sedition law फर्स्ट वहाबी के ऊपर है, ऑन वहाबी, नो, रॉन्ग। फर्स्ट टाइम sedition law लगा गया था बंगोबासी के ऊपर।
बंगोबाशी एक न्यूज़पेपर था उनके ऊपर, बिकॉज बंगोबाशी उन्होंने अराउंड 1884 बंगोबाशी के ऊपर, मैंने इसका नोट्स बनाया है नीचे, यू कैन सी इट, जाएंगे वहां पे अभी, एक केस का नाम है। एंड बंगोबाशी क्योंकि उन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल के बारे में, ऑलरेडी वी हैव कवर्ड, एज ऑफ कंसेंट बिल ऑफ 1891 के खिलाफ बोला था, अगेंस्ट, दे हैव स्पोकन अगेंस्ट दिस, इसीलिए इनके ऊपर लगाया गया था। इनके जो एडिटर थे, इनके जो मेन जो न्यूज़पेपर के जो थे बंगोबाशी के, उनके ऊपर लगाया गया था। चंदर समथिंग एक नाम है, चंदर चंदर करके, ओके। केस का नाम लेट्स वेरी फेमस केस, आगे है, ओके। और अगर पूछा जाएगा गांधी जी के ऊपर फर्स्ट टाइम सेडिशन केस कब लगा था, कैन एनीवन टेल मी? गांधी जी के ऊपर फर्स्ट टाइम सेडिशन केस कब लगा था? गांधी जी के ऊपर फर्स्ट टाइम सेडिशन केस 1922 पे लगा था, आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। 100 years होगा, 100 years होगा, नेक्स्ट ईयर यू कैन गेट द क्वेश्चन, 100 years of गांधी जी सेडिशन केस। ठीक है, ओके। चौर इंसिडेंट के बाद ही लगा था, ओके फाइन। तो और एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वहाबी मूवमेंट 1830 से 60, अहमद बरेलवी, और एक नाम देख लो यहाँ पे, शाह अब्दुल अजीज। शाह अब्दुल अजीज, इन्होंने बोला कि कंडेम के एनी इनोवेशन इन इस्लाम को कंडेम किया, बिकॉज दे वर रिवाइवलिस्ट मूवमेंट वहाबी, ओके। तो यहाँ पे क्रोनोलॉजी में नहीं है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है क्रोनोलॉजी में कैसा है। and return to the original religion of Islam and Islamic Society of Arabia as it was during the Prophet's time. Prophets के टाइम पे जैसा था हम वैसे ही फॉलो करेंगे। Barelvi and Aziz gave the movement a political color and aimed at creating a Muslim homeland, that is Darul Islam. Aziz set out a fatwa declaring that India was Darul Harb, that is the land of the Kafirs, and the need was to make it Darul Islam. Jihad was initially declared against the Sikhs of Punjab. Jihad was first time initially declared against the Sikhs of Punjab, then ruled by Ranjit Singh. फिर उन्होंने आफ्टर द पंजाब एनेक्सेशन हो गया था 1849 में, जिहाद वाज डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। इन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था रिवोल्ट ऑफ 1857 में, फाइन, ओके। तो कुछ इंफॉर्मेशन है, एक दो नाम जरूरी है यहाँ पे। 1857 में उन्होंने हेल्प किया था। फिर 1860s में द मूवमेंट वाज सप्रेस्ड by the British in the presence of superior military might, बहुत ही अच्छे से सप्रेस किया। क्या anyone tell me the name? एक कैंपेन है, there is a name of a campaign ब्रिटिश किए थे to suppress वहाबीज। कैंपेन का नाम है अम्बाला कैंपेन, अम्बाला कैंपेन ऑफ 1863, ओके 1863 आगे मैंने कवर किया है। तो अम्बाला कैंपेन बहुत जोर से उनको सप्रेस किया गया था, ओके, बिकॉज दे वर रिवोल्टिंग, आर्म्ड रिवोल्ट कर रहे थे। सो 1870 में द टर्म सेडिशन वाज एडेड, तो टर्म सेडिशन वाज एडेड इन इंडियन आईपीसी 1860 में आया था, 1870 में टर्म सेडिशन हुआ था टू आउटलॉ स्पीच दैट अटेम्प्टेड टू एक्साइट डिससैटिस्फैक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। व्हाट इज सेडिशन? सेडिशन मतलब आग खबर सरकार के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखते हो, बोलते हो, या फिर एनी प्रिंट मीडिया, स्पीच और राइटिंग एनीथिंग व्हिच क्रिएट्स अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम लाइक अ रायट्स इन द सोसाइटी, सो आपके ऊपर सेडिशन केस लग सकता है। बट रिमेंबर इट इज टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, नॉट आप अगर कुछ देश के खिलाफ, नॉट टुवर्ड्स कंट्री, रिमेंबर इट। अगर गवर्नमेंट की जगह कंट्री बोल देगा तो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। रिमेंबर इट इज नॉट अगेंस्ट कंट्री, इट इज अगेंस्ट द गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हो व्हिच लीड्स टू सम लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, देखिए रायट वगैरह होता है, फिर जाके आपके ऊपर वो लगेगा, सेडिशन लगेगा। सो हम बोल सकते हैं कि दिस मूवमेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ सेडिशन लॉ इन इंडिया। इस मूवमेंट के लोगों के ऊपर सेडिशन नहीं लगा था, movement was not
like the sedition law was not imposed on any members of leaders of Wahhabi movement. वो तो बंगोबासी में बाद में बंगोबासी में आया, ठीक है, बंगोबासी में बाद में आया न्यूज़पेपर में. ओके, फाइन. नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी. फर्स्ट हाफ एन आवर के अंदर हमने डिस्कस किया था. फराइजी मूवमेंट सेम थिंग ईस्टर्न बंगाल पे हुआ था. हाजी शरीयतुल्लाह फरीदपुर, फिर उनके बेटे दादू मियाँ और दूदू मियाँ, कुछ भी बोल सकते हो, कुछ कुछ बुक्स में दादू मियाँ भी लिखे हैं, उन्होंने किया. फिर उन्होंने जब दादू मियाँ उन्होंने टोटली एग्रेरियन रिलेटेड किया इसको, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड, पीजेंट्स रिलेटेड. इन्होंने चाहता था कि एग्लिटेरियन आइडियोलॉजी उनका था कि ऑल मेन आर इक्वल एंड ऑल लैंड बिलोंग्स टू गॉड, नो वन हैज द राइट टू लिवाइट टैक्स. ठीक है. फिर द फेराइजी डिस्टर्बेंस कंटिन्यूड. ये भी फेराइजी जो मूवमेंट था ये कंटिन्यू हुआ टिल 1857 एंड मोस्ट ऑफ द फेराइजी लेटर जॉइंड वहाबी. उसके बाद 1857 के टाइम पे वहाबी मूवमेंट जोर शोर से चल रहा था, तो जो मूवमेंट के जो लोग थे वो वहाबी में ज्वाइन कर लिए. ओके. और एक आया था मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी उसी टाइम पे 1863 में. छोटा सा मूवमेंट था. द सोसाइटी है वेस्टर्न एजुकेशन प्रमोट करना चाहते थे मुस्लिम्स में एंड एनकरेज डिस्कशंस ऑन रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज. 1863 कलकत्ता, रिमेंबर, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी. फिर सैयद अहमद खान का मूवमेंट शुरू हो गया 1875, अलीगढ़ मूवमेंट. 18 रिवोल्ट के बाद इन्होंने सोचा कि होना चाहिए, अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, और उन्होंने एक चीज लिखा था, बुकलेट, अस्बाबी बगावत हिंद, अस्बाबी बगावत हिंद. मतलब वहां पे उन्होंने इंडियन जो रिवोल्ट हुआ था 1857 का सेपॉइंटमेंट, उनका कॉजेस लिखा था वहां पे उन्होंने ही रिजेक्टेड द नोशन ऑफ द रिवोल्ट एज मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी एंड इंस्टेड ब्लेम द ईस्ट इंडिया कंपनीज पॉलिसी ऑफ एग्रेसिव एक्सपेंशन एज द कॉज ऑफ रिवोल्ट. जो ईस्ट इंडिया कंपनी काफी एक्सपेंड कर रही थी, एग्रेसिवली स्टेट्स को एनेक्स कर रही थी, तो उसी रीजन को दे टोल्ड इट इज द कॉज ऑफ द रिवोल्ट. सर सैयद अहमद एडवाइज द ब्रिटिश, एडवाइज किया टू अपॉइंट मुस्लिम्स टू असिस्ट इन एडमिनिस्ट्रेशन टू प्रिवेंट सच रिवोल्ट्स इन फ्यूचर. कि असिस्ट किया कि यू शुड, मतलब उन्होंने बोला कि आप मुस्लिम्स को एडमिनिस्ट्रेशन में रखिए सो दैट ऐसे रिवोल्ट्स बाद में नहीं होगा. सैयद अहमद खान, बाकी ये सब तुमको पता है, रोल उन्होंने काफी जो प्ले किया था हमने ऑलरेडी बात कर लिया है इसके बारे में. मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड, पहले स्कूल बना, फिर कॉलेज बना, फिर यूनिवर्सिटी बना 1920 में. ये लॉयल थे ब्रिटिश को. ओके. मॉडर्न एजुकेशन चाहते थे, मतलब मुस्लिम्स को कम्पीट करने के लिए अगर सोसाइटी में आगे बढ़ना है तो मॉडर्न एजुकेशन जरूरी है. ये फोकस्ड ऑन दैट. एजुकेशनल रिफॉर्म में उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज किया, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किया, फिर एक साइंटिफिक सोसाइटी किया था, साइंटिफिक सोसाइटी भी किया था, वो काफी पहले किया था, 1864 पे किया था, थोड़ा 9-10 साल पहले. साइंटिफिक सोसाइटी भी इट्स अ पार्ट ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट. ओके. फिर सून अलीगढ़ emerged as the center of religious and cultural revival of the Muslim community. और अलीगढ़ मूवमेंट was a reform movement, right? Was a reform movement. वो नया चीज लाना चाहते थे, एजुकेशन से लेके, सोशल रिफॉर्म से लेके. यहाँ पे he condemned the customs of polygamy. He condemned the customs of polygamy and purdah and advocated spread of education. वो काफी मॉडर्न थे. वो चाहते थे कि पुराने चीज को कंडेम करके हम नया चीज लाना चाहिए, लाइक एजुकेशन. इट वाज वेरी लाइक पर्सनालिटी अच्छा था, लाइक अच्छा चीज लाना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न आइडियाज आना चाहिए मुस्लिम कम्युनिटी में. ही टॉट टॉलरेंस एंड अर्ज्ड द पीपल टू डेवलप रैशनल आउटलुक एंड फ्रीडम ऑफ थॉट. ही अटैक्ड द सिस्टम ऑफ पीरी एंड मुरीदी in which peers claimed to be the followers of Sufi school and passed on mystic words to their murids, disciples. तो ये जो सिस्टम था जो कि चलता आ रहा था उस टाइम पे, पीरी एंड मुरीदी, जहाँ पे पीर्स क्लेम टू बी द फॉलोअर्स, वो बोलते थे हम सूफी स्कूल के फॉलोअर हैं, और कुछ मिस्टिक वर्ड्स वो पास ऑन करते थे अपने डिसाइपल्स को. दैट सिस्टम ही अटैक्ट. ही डिनाउंस्ड द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी, कॉलिंग इट अन-इस्लामिक. उन्होंने
ताजीब उल अखलाक जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वहां पे उन्होंने मोरल्स के बारे में, प्रोग्रेसिव सोसाइटी, बहुत ही सोशल चीजें जो कि प्रोग्रेसिव इन नेचर, उनके बारे में उन्होंने बात किया, इंप्रूवमेंट ऑफ मैनर्स एंड मोरल्स. हिज अदर लिटरेरी वर्क्स वाज Tuhfa-i Hasan and Loyal Mohammedans of India. Remember these two, Loyal Mohammedans of India and Tuhfa-i Hasan. Okay, fine. Next. रिलीजियस रिफॉर्म में भी उन्होंने काफी कुछ काम किया था. रिलीजियस रिफॉर्म में उन्होंने एक चीज आपको याद करना है, उन्होंने एक चीज लिखा था रिलीजियस रिफॉर्म, क्योंकि वो रिफॉर्म चाहते थे अपने रिलीजन में भी. दैट इज द कमेंट्रीज ऑन द कुरान में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था द नैरो आउटलुक ऑफ ट्रेडिशनल इंटरप्रेटर्स एंड गेव हिज ओन ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कुरान इन द लाइट ऑफ कंटेम्पररी रैशनलिज्म एंड साइंटिफिक नॉलेज. साइंस, रैशनैलिटी, लॉजिक, वो सब उन्होंने ऐड किया कुरान पे और एक ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान लेके आए. काफी मॉडर्न थे वो. Okay, towards the end of his life, he began to talk of Hindu domination to prevent his followers to join the rising tide of nationalism. He began to talk of Hindu domination, खास करके जो INC was mostly Hindu dominated, तो उन्होंने बोला कि हिंदू डोमिनेट कर लेंगे. सो उनके फॉलोअर्स को उन्होंने बोला कि डू नॉट पार्टिसिपेट, और उन्होंने यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन किए थे. यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन ने 1888 ऑलरेडी डिस्कस्ड. This was unfortunate, though basically he was not a communalist. He was not a communal. वो communal नहीं थे. He was secular. Remember, he again and again I'm telling he was secular. और एक बार बोल रहा हूँ, उन्होंने INC के खिलाफ बोला था, उन्होंने हिंदू के खिलाफ नहीं बोला था, उन्होंने INC के खिलाफ बोला था. एक फ्यूचर प्रेडिक्शन किया था. He was totally secular. क्यों secular? Because United Patriotic Association में he included Hindus also. Hindus also were there in United Patriotic Association of 1888. जहां पे उन्होंने बोला कि INC ज्वाइन मत करो, यू शुड नॉट ज्वाइन INC, यू ज्वाइन हियर. इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, दैट इज अ सेपरेट इशू, बट हिंदूज वर देयर. सो इट गिव्स प्रूफ कि ही वाज नॉट अ कम्युनलिस्ट. एंड ही आल्सो ऑलवेज टॉक्ड अबाउट हिंदू मुस्लिम यूनिटी, लेकिन फोर्सिबली नहीं होगा, ये ब्रदरहुड से होगा. ओके, he did not believe in the drain theory of Dada Bhai Nairoji. He did not believe. This can come in a prelim statement. He was a loyalist who opposed the Congress idea of self-rule at the end of British Raj. He did not like the idea of self rule of Congress, and he also did not like कि British राज को end करो, because he thought British राज से एजुकेशन आएगी, मॉडर्न आइडियाज आएगा और मुस्लिम कम्युनिटी आगे बढ़ेगी. देवबंद स्कूल और दारुल उलूम देवबंद उसका नाम है. देवबंद स्कूल also सहारनपुर पे हुआ था. उस एरिया पे दारुल उलूम देवबंद बोलते हैं. ऑर्थोडॉक्स सेक्शन था. ऑर्थोडॉक्स मतलब रिवाइवल, सीधी सी बात है. ऑर्थोडॉक्स जहाँ पे आ जाता है रिवाइवल आता है, लिबरल जहां पे आता है वहां पे रिफॉर्म आता है. भाई मुस्लिम उलमा हुस्ट्रेशन, इन्होंने भी ट्रेडिशनल इस्लामिक लर्निंग पे मतलब ज्यादा फोकस किया, जो कि पूरा प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान एंड हार्डीज अमंग द मुस्लिम्स. और बोला कि कीपिंग अलाइव द स्पिरिट ऑफ जिहाद अगेंस्ट ब्रिटिश रूलर्स. तो यहाँ पे 1866 में ये हुआ था. इट वाज फाउंडेड एट 1866. तो देवबंद वाज आफ्टर वहाबी खत्म हो गया 1860s में, फिर देवबंद हुआ, फिर अलीगढ़ हुआ 1818 में फराइजी. तो ऐसे करके याद कर सकते हो किसके बाद क्या है. ओके, फराइजी, वहाबी, देवबंद, अलीगढ़. देवबंद अलीगढ़ आसपास हुआ था, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आएगा तो पहले हम अलीगढ़ को लास्ट को रखेंगे, क्योंकि देवबंद 1860s लेट 60s में आ गया था. अलीगढ़ 70s लेते हैं, मतलब बुक्स में लिखा है. तो पहले देवबंद फिर अलीगढ़. बहुत ही कंटेम्पररी है वैसे. तो मोहम्मद कासिम ननोतवी एंड राशिद अहमद गंगोही, इन्होंने लीडर थे इनके. बाकी इट वाज रिलीजियस मूवमेंट था. वो चाहते थे कि जो ब्रिटिश के बाद मुस्लिम कम्युनिटी डीजेनरेट हो गई है तो उसको हम रीजेनरेट करेंगे. The aim was religious and moral regeneration of the Muslim community and to train religious leaders for the Muslim community. ठीक है. लेकिन अलीगढ़ मूवमेंट जो था, अलीगढ़ मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा वेस्टर्न एजुकेशन चाहते थे. देयर वाज अ डिफरेंस, हमने ऊपर नोट्स में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है द डिफरेंस. ओके, 1885 में देवबंद स्कूल आल्सो INC को सपोर्ट किया था और उन्होंने फतवा जारी किया था अगेंस्ट द सैयद अहमद खान का जो ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन और द पैट्रियोटिक एसोसिएशन और द यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन एंड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन. ओके, कुछ और लीडर के नाम बस याद कर लो, मे हेल्प इन एग्जाम. मोहम्मद उल हसन एंड शिबली नोमानी मोहम्मद उल हसन. ठीक है.
तो ज्यादा डिटेलिंग नहीं चाहिए, बस नेम्स रिमेंबर उतना इनफ हो जाएगा। अहमदिया मूवमेंट 1889, फिर उसके उनके बाद वो अहमदिया मूवमेंट, कहीं ना कहीं अहमदिया मूवमेंट सबसे लास्ट बोल सकते हो। मिर्जा गुलाम मोहम्मद अली, मिर्जा गुलाम अहमद, एंड उन्होंने जो मिनी प्रॉफिट बोलते थे। बाकी और कुछ नॉन वायलेंस, टॉलरेंस, लिबरल थे, यूनिवर्सल रिलीजन में बात कर रहे थे, ब्रह्म समाज के टाइप थे, जिहाद को अपोज किए थे, मतलब अपोज किए थे अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, अगेंस्ट नॉन मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ जिहाद नहीं होना चाहिए, ब्रदरहुड होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न एजुकेशन तो रिफॉर्मिस्ट थे, रिवाइवल नहीं था। ठीक है, रिवाइवल नहीं था। तो क्या रिवाइवल है, क्या रिफॉर्मिस्ट है, आपको पता चल गया अभी। ओके, एंड द नेम्स एंड द ईयर, उतना ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ओके, दिस थिंग्स यू हैव ऑल कवर्ड। एंड एक्स्ट्रा पॉइंट, अंबाला कैंपेन में अभी बोल रहा था, अंबाला कैंपेन यही है। अंबाला कैंपेन इट इज रिलेटेड टू, अंबाला कैंपेन इज रिलेटेड टू वहाबी मूवमेंट। वहाबी मूवमेंट का कहीं ना कहीं इसके बाद एंड हो गया, क्रश किया गया। इट वाज अ कन्फ्रंटेशन बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द वहाबीज। इट वाज लेड बाय नेविल चैम्बरलेन। इट इज अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश सप्रेशन टू द वहाबी मूवमेंट 1863। ओके, फिर फर्स्ट सेडिशन केस ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। फर्स्ट सेडिशन केस वाज चार्ज्ड ऑन द प्रोप्राइटर, मैनेजर एंड प्रिंटर ऑफ बंगाली न्यूज़पेपर बंगोबासी इन 1892। क्यों? बिकॉज इट अटैक्ट, ये जो बंगोबासी न्यूज़पेपर, इट अटैक्ट एंड ऑफेंडेड द एज ऑफ कंसेंट बिल ऑफ 1891। ये बिल भी हमने ऑलरेडी कर रखा है, हमने आज एमसीक्यूज भी डिस्कशन किया। द केस, इस केस का नाम है क्वीन एम्प्रेस वर्सेस जोगेंद्र चंद्र बोस केस। रिमेंबर द केस नेम, रुक्माबाई केस इस बार आया था। It is related to age of consent. Now this case can come. Emperor versus Jogendra Chandra Bose. It is related to sedition. It is the first sedition case. First sedition case, remember. Okay. Queen Empress versus Jogendra Chandra Bose case. Okay. So इतना ही था. Fine. Thank you.